सो आप देख सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था हमारा आज का टॉपिक है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इससे रिलेटेड जो संविधान संशोधन है वो 73वां संविधान संशोधन है और इसमें आर्टिकल जो लाया गया आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इतने सारे आर्टिकल्स इसमें डाले गए। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक है जो आपका 11th जो अनुसूची है ना, उस अनुसूची में 29 विषयों के बारे में जिक्र है, ये भी बात याद रखिएगा। और इस तरह से इसी के विषय में अभी आज हमें आपसे मतलब आज का जो ये पूरा टॉपिक है वो एक्चुअली 73वां संविधान संशोधन के तहत आज कौन सा मॉडल हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का अपनाया गया है ये जानना है, इसको समझना है। तो आइए सबसे पहले, जैसा पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने इन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले जो आर्टिकल 243 याद होगा, हमने आपको बताया था क्या है इसमें, तो पंचायतों से संबंधित परिभाषाएं हैं। इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस के बारे में लिखाया गया है, बताया गया है, जैसे ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, वगैरह वगैरह। इसके बाद आइए आर्टिकल 243 ए जिसमें क्या किया गया है, तो ग्राम सभा की शक्ति के बारे में बात की गई है। ग्राम सभा की शक्ति के बारे में बात की गई है। ग्राम सभा क्या है ना, ग्राम सभा की परिभाषा, तो ग्राम सभा की परिभाषा तो 243 में दिया गया है, किंतु ग्राम सभा के बारे में, उनके पावर, ये सब के बारे में जिक्र किया गया है कि एक बहुत ही पावरफुल होगा, जो सूचीबद्ध होंगे, जो भी वोटर लिस्ट में जिनका नाम होगा, एक पूरे गांव में जितने भी लोग हैं जो वयस्क मताधिकार के तहत मत देने के अधिकार रखते हैं, यानी वयस्क हैं, यानी 18 वर्ष से ज़्यादा हैं, वे सभी के सभी मिल करके ग्राम सभा कहा जाएगा। इस प्रकार की बातें कही गई हैं। अब आइए 243 बी में, यहाँ से कंटेंट शुरू होता है। इसमें बात की गई है पंचायतों का गठन के बारे में बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बात की गई। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसको समझिए। इसको बस स्पष्ट ये लिखा गया है कि हमने त्रिस्तरीय पंचायत को जो है का गठन करना है, गठन किया जाएगा। लेकिन ऐसे राज्य जहाँ पे ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिनकी जनसंख्या कितने से कम है, तो 20 लाख से कम है, यहाँ पर कम है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर मध्यवर्ती स्तर की जो सरकार है, मध्यवर्ती स्तर के पंचायत जो हैं का जो पंचायत है उसका गठन नहीं होगा, का गठन नहीं होगा, ये बात कहा गया है। मध्यवर्ती स्तर मतलब ब्लॉक लेवल का जो है, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत है वो कौन है, तो एक ग्राम है, एक ब्लॉक है और एक जिला परिषद है, यानी जिला लेवल का है। तो बोला गया अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है किसी राज्य की, तो वहां पर जरूरी नहीं कि अब त्रिस्तरीय का गठन करें, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये कहानी है, बता दिया गया है 243 बी में कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था गठन किया जाएगा। लेकिन ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर मध्य स्तरीय नहीं, ये याद रखना है कि पंचायत समिति नहीं, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, है ना, एग्जाम में, तो इसलिए याद रखना है। 243 सी में क्या कहा गया है, तो पंचायतों की संरचना के बारे में बात की गई है, कि संरचना के बारे में बात की गई। और संरचना मतलब क्या होगा, क्या कुछ कहा गया, आइए मैं बताता हूं अभी आपको। तो कहा गया सबसे पहले कि किसी ये जो पंचायतों की संरचना कैसी होगी, ये किसके द्वारा तय होगा, तो ये राज्य विधानसभा द्वारा तय होगा। राज्य विधान सभा द्वारा तय होगा क्या संरचना, क्या संरचना होगा, क्या नहीं। दूसरी बात इसमें ये कह दिया गया
कि सभी जो पंचायत होंगे, सभी पंचायत होंगे उनको वार्ड यानी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा। देखिए संरचना की बात हो रही है, जितने भी पंचायत हैं, चाहे वो गांव के लेवल का पंचायत हो, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल का, या जिला परिषद यानी जिला लेवल का, सबको वार्ड में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। ठीक है। और यह भी कहा गया कि जितने भी वार्ड या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, यहां से जो प्रतिनिधि चुन करके आएंगे, सभी मतलब तीनों ही स्तर के, ग्राम हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, वार्ड के जो मेंबर आएंगे, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जो नंबर आएंगे, उसका प्रत्यक्ष मतदान होगा। प्रत्यक्ष मतदान से निर्वाचित होंगे। करेक्ट। प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होंगे। और यह कह दिया गया, देखिए समझिए मेरी बात को, कि जो, चलिए मैं थोड़ा सा और दूसरे पेज में आपको बता दूं क्या कहा गया है इसमें। हम अभी बात कर रहे हैं पंचायतों की संरचना की, पंचायतों की संरचना की। और पंचायतों की संरचना में क्या बात की गई है जरा देख लीजिए। तो बात ये की गई है कि 3 प्रकार के पंचायत होंगे। कितने प्रकार के पंचायत होंगे? तो 3 प्रकार के पंचायत होंगे। क्या क्या? तो एक तो आपने देखा ग्राम पंचायत है ना, एक तो ये, जस्ट अ सेकंड, चलिए, ग्राम पंचायत, एक होगा पंचायत समिति और एक होगा जिला परिषद। ठीक है, 3 प्रकार का होगा। और उसमें यह कह दिया गया कि ये जो ग्राम पंचायत है, तीनों ही लेवल के जो पंचायत हैं उसमें वार्ड सदस्य होंगे। वार्ड सदस्यों से मिलकर के क्या बनेगा? तो एक वार्ड, मतलब तीनों ही में वार्ड सदस्य होंगे। यहाँ भी वार्ड होगा, और वार्ड को ही हिंदी में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, यहाँ भी वार्ड होगा। और ये कहा गया कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं, इसका भी डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, यानी डायरेक्ट आम जनता चुनेगी। ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड होगा और ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड होगा। ये स्पष्ट कर दिया गया। ऊपर से देखिए, ग्राम पंचायत के जो प्रमुख हैं उसको मुखिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यहाँ हेड होगा मुखिया। यहाँ पे जो पंचायत समिति में उसको कहा जाता है प्रमुख साहब, है ना। और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाएगा। तो ये कह दिया कि जो मुखिया जो होंगे ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, लेकिन ये प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष, ये जो दोनों पद होगा ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होगा। यानी ये जो वार्ड सदस्य हैं, ये लोग मिल करके इनको चुनेंगे, ये लोग मिल करके इनको चुनेंगे, इनका चुनाव करेंगे। समझ में आई मेरी बात? क्या समझे? ये डायरेक्ट आम जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, ये कहा जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके की बातें की गई हैं। और क्या बात की गई हैं? तो एक बात और यहां पे ध्यान रख लीजिएगा कि जो एमएलएज हैं और एमपीज हैं, उनको इन दोनों ही जगह पे, एमएलएज यानी जो विधानसभा है क्षेत्र के जो सदस्य हैं, और एमपीज जो हैं, है ना, इनको पदेन सदस्यता दी जाती है। यानी जब भी जिला परिषद की सदस्य की बैठक होगी, तो जिला परिषद के बैठक में वार्ड सदस्य बैठेंगे, जिला परिषद अध्यक्ष बैठेंगे, और एमएलए जो उस क्षेत्र के हैं और जो एमपी उस क्षेत्र के, वो ऑटोमेटिकली यहाँ का मेंबर हो जाएगा। वही हाल पंचायत समिति में भी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये पंचायतों की संरचना के बारे में जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है? आप देख सकते हैं 243C में किया गया है। ठीक है, 243C में किया गया है। करेक्ट। तो ये बातें आपको बताना था, ये 243C की बात। देखिए क्वेश्चंस इन्हीं में से कुछ पूछेंगे। ठीक है, सिस्टम को समझ जाइए। फिर आगे देखिए, तो 243D, अनुच्छेद 243D देखिए, डी में क्या कह रहा है? तो डी ये कह रहा है कि पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान क्या है। पंचायतों में, इसको मैं समझा दे रहा हूं, में आरक्षण संबंधी प्रावधान के बारे में किया गया है। देखिए इसमें कहा गया है कि पंचायतों में कितने प्रकार के आरक्षण रहेंगे। देखिए क्या क्या कहा गया कि SC ST आरक्षण रहेगा,
महिला आरक्षण रहेगा या तो फिर ओबीसी आरक्षण रहेगा। जो एससी एसटी आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में रहेगा, के अनुपात में रहेगा। जो महिला आरक्षण है वो कैसे रहेगा? महिला आरक्षण, तो महिला आरक्षण रहेगा आपका कैसे? हाँ, तो कम से कम 1/3 टोटल सीटों का कम से कम 1/3 यानी 1/3। और ओबीसी आरक्षण के बारे में यह कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण होगा या नहीं होगा ये राज्य विधानमंडल तय करेगा। राज्य विधानमंडल तय करेगा, ये कह दिया गया है, तय करेगा। ठीक है, अभी जैसे आप जाएंगे झारखंड में आएंगे तो यहाँ पे ओबीसी आरक्षण नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ओबीसी आरक्षण को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि ओबीसी आरक्षण जो नौकरियों में 27% है, वैसे ही एज इट इज यहाँ भी 27% नहीं दिया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, इसी वजह से ओबीसी आरक्षण नहीं दिया पा रहा है। ओबीसी आरक्षण को अगर पंचायतों में लागू करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि जो 27% आरक्षण नौकरियों में, राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए जो आरक्षण होगा वो आरक्षण उसको एज इट इज 27% वाला नहीं माना जाना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक विशेष टर्म का जिक्र किया, ट्रिपल टेस्ट। बोले भाई ट्रिपल टेस्ट करो और उसके बाद ही तय करो कि ओबीसी का आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और नहीं तो हम उसको खारिज कर देंगे। देखिए, ओबीसी का आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये राज्य विधानमंडल तय करेगा, लेकिन अगर दिया जाएगा तो ट्रिपल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अगर वो और उसके अकॉर्डिंगली, इस ट्रिपल टेस्ट के अकॉर्डिंगली ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो कुल मिलाकर के 243D में ये बात है। दूसरी बात कह दिया गया कि जो भी आरक्षण होगा चक्रानुक्रम पद्धति है। चक्रानुक्रम पद्धति मतलब रोटेशनल सिस्टम। ठीक है, इस बार अगर ये गांव महिला आरक्षित है तो अगली बार दूसरे गांव महिला आरक्षित होंगे, इस प्रकार की बात कर दी गई। करेक्ट, तो ये बात याद रखिएगा। यही है पंचायतों से संबंधित आर्टिकल 243D। फिर अगर अगला पॉइंट में जाएं, अगर अगले में जाएं तो आर्टिकल 243E की बात करेंगे, जो पंचायतों का कार्यकाल है। देख लीजिए थोड़ा सा आर्टिकल 243E, और इसमें पंचायतों के कार्यकाल है, अच्छे से समझिए। कार्यकाल में क्या बात की कर दी गई, देखिए पंचायतों के कार्यकाल में क्या बात कर दी गई। एक तो बात ये की गई कि सामान्यतः ये जो है सामान्यतः क्या होगा 5 वर्ष, किंतु 5 वर्ष के पहले भी भंग हो सकता है ना। 5 वर्ष के पहले भी भंग हो सकता है। और अगर मान लीजिए 5 वर्ष के पहले भंग होता है तो 2 कंडीशन आएगा कि जो बचा हुआ कार्यकाल है पंचायत का हुआ कार्यकाल है ना, वो 6 माह से कम है, या तो फिर जो बचा हुआ कार्यकाल है वो 6 माह से अधिक है। तो ध्यान क्या रखना है, समझिए। अगर बचा हुआ कार्यकाल 6 माह से कम है तो यूं ही 6 माह के अंदर में तो पूरे राज्यों में फिर से पंचायत चुनाव होगा, तो इसका भी चुनाव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बचा हुआ कार्यकाल 6 माह से अधिक, मान लीजिए 2 साल है, 3 साल है, 2.5 साल है, ऐसा अगर बचा हुआ कार्यकाल है, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विदिन 6 मंथ्स, 6 माह के अंदर चुनाव अनिवार्य रूप से कराना होगा, अनिवार्य है। और ये जो नव निर्वाचित पंचायत जो आएगा, ये जो नव निर्वाचित पंचायत आएगा, यानी नई जो चुनी हुई पंचायत आएगा, वो पंचायत बचे हुए कार्यकाल के लिए ही आएगा। अगर 2 साल बचा हुआ तो 2 ही साल के लिए रहेगा। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होता कि मतलब बहुत हर बार 5-5 साल कर दिया गया होता, तो फिर हर दिन एक पंचायत का चुनाव होता, हर दिन एक पंचायत का, क्योंकि हर दिन फिर एक समय ऐसा आता है कि हर दिन 5 साल किसी न किसी एक का पूरा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए, यूनिफॉर्मिटी रहे, हर 5 साल में हम सबको एक बार चुनाव में ले आएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि जो केवल बचे हुए कार्यकाल है उसी के लिए वो चुन करके आएगा। यही है 243E, उससे ज़्यादा कोई और बात नहीं करूँगा।
ठीक है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे एक इंपॉर्टेंट बात है पंचायतों हेतु वित्त आयोग यानी राज्य वित्त आयोग के बारे में बात। चलिए अगला जो है राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसके बारे में कौन से आर्टिकल में दे रखा है? तो 243I में, 243I में क्या कहा गया है जो जरा समझ लीजिए। बोला गया कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर, गवर्नर प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर, हर 5 वर्ष जब समाप्त होगा तो उसके समाप्ति पर क्या होगा? सुदृढ़ वित्त के संबंध में सलाह देने हेतु, माने पंचायतों का वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर सलाह देने हेतु, माने इसके फाइनेंशियली इसको मजबूत करने हेतु, है ना, मजबूत करने के लिए सलाह देने हेतु एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, किंतु हर 5 वर्ष की समाप्ति पर और कौन इसको नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल नियुक्त करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो इसकी इस आयोग की संरचना देखिए क्या है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आयोग की संरचना, इसको समझना है ना। संरचना, आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों की योग्यता, माने कौन इस आयोग के सदस्य बनेंगे, ये बात, योग्यता, ठीक है। या इसके अलावा इस सदस्यों की चयन की विधि है ना, किस तरीके से चयन होगा, या आयोग का मतलब की शक्तियां क्या होंगी, शक्तियां, ये तमाम चीजें तय कौन करेगा? तो ये तमाम चीजों को तय करने का अधिकार दे दिया गया है राज्य विधानमंडल को। ये राज्य विधान मंडल तय करेगा, बस इतनी बात याद रखिएगा। समझ में आई बात? तो 2-3 बातें हमने आपको बता दी। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और याद रखना है कि काम क्या है इसका, राज्य वित्त आयोग के कार्य क्या हैं। तो कार्य में 1-2 पॉइंट और लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। जैसे एक कार्य तो इनका ये है कि राज्य का जो शुद्ध कर राजस्व होगा, टैक्स रेवेन्यू होगा, उससे पंचायतों को कितना मिलेगा। क्या समझे कि ये क्या सुझाव देगा? देखिए, राज्य के कर राजस्व में पंचायतों का हिस्सा कितना होगा ये बताएगा। ठीक है, इसके बारे में जिक्र करेगा, बात करेगा। इसके अलावा ये जो कर राजस्व जो मिलेगा राज्य का, है ना, ये कर राजस्व जो भी इसका हिस्सा में आएगा का पंचायतों के मध्य बंटवारा कैसे होगा, कैसा होगा। यानी फर्स्ट पॉइंट में है कि राज्य और पंचायतों के मध्य कैसे होगा। अब सेकंड पॉइंट में कि पंचायतों को जो मिल गया वो पंचायतों के मध्य आपस में कैसे बंटवारा। समझ में आई मेरी बात? ये बात ध्यान रखना है, इस तरीके की बात है। फिर ऐसा कर, शुल्क, फीस, कर हुआ या शुल्क हुआ या फीस हुआ, ऐसी चीजें जो है ना, ये जो इसको लेकर के पंचायतों की क्या शक्ति है, पंचायतों की शक्ति है, ये सब चीजें ध्यान रखना है। इन सब चीजों को लेकर के करना होगा, है ना, ये इनका काम है। या फिर और क्या, तो राज्यपाल कोई और काम सौंपता है तो द्वारा सौंपा गया कार्य, है ना, इस तरीके के ये कुछ कार्य हैं जो राज्य वित्त आयोग के हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ये 243I अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे ही है तो राज्य चुनाव आयोग। देखिए, राज्य चुनाव आयोग के बारे में आपको एक बात बता दूं, स्टेट इलेक्शन कमीशन ये किसमें दिया गया है, कौन से 243K में, ये सब याद रखना अच्छे से, है ना। इसको केवल और केवल ये पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए
रिस्पॉन्सिबल है? केवल पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव। केवल, यहां मैं केवल शब्द लिख दे रहा हूं, नगर पालिका चुनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ पंचायत और नगर पालिका चुनाव, मतलब बाकी चीजें, राज्य विधानसभा का चुनाव भी वो केंद्रीय चुनाव आयोग करता है, ध्यान रखिएगा, इनका काम बस इतना है। राज्य निर्वाचन, इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? एक निर्वाचन आयुक्त होगा। अच्छा, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। काम क्या है आप देख लिए, तो चुनाव करवाना, पंचायतों का चुनाव करवाना, ये पॉइंट है। तो इस तरीके से ये सारी बातें हुई 243K में, इन बातों को कहा गया है, बताया गया है। फिर ऐसे ही आप जाएंगे आगे, एक पॉइंट और याद रखना है कि जो पंचायतों की जो संरचना है, समझ में आई बात ना, पंचायतों की संरचना, इसमें अलग अलग राज्यों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे आपको बताऊं, एक स्तरीय ग्राम पंचायत भी है, एक स्तरीय केवल ग्राम पंचायत। ऐसे आपको कुछ स्टेट मिल जाएंगे, जैसे कौन कौन वो स्टेट हैं, तो जैसे केरल हुआ, केरल, J&K हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, मणिपुर सिक्किम, मणिपुर सिक्किम, यहां केवल ग्राम पंचायत मिलेगा, ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि दो स्तरीय कहां कहां है, दो स्तरीय, तो दो स्तरीय की बात करोगे आप तो आपको कहां कहां मिलेगा? असम, उड़ीसा, असम, उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, MP, कर्नाटक या हरियाणा, यहां आपको मिलेगा। फिर आपको मिलेगा तीन स्तरीय है कहां कहां, तो तीन स्तरीय तो अपने यहां भी है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां तीन स्तरीय मिलेगा, उसमें से झारखंड भी है, यूपी, बिहार, ठीक है, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत मिल जाएंगे। एक और केवल आपको याद रखना है कि चार स्तरीय कहाँ है, तो चार स्तरीय भी है ना, कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 4 टायर पंचायती राज सिस्टम है या इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बात याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये कहानी हुई। फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ जाता हूँ, फटाफट करता हूँ। चलिए, इसमें देखिए कुछ ऐसे हैं क्षेत्र हैं जहाँ पे भाग 9 लागू नहीं होता, क्षेत्र जहाँ भाग 9 लागू नहीं होता, ऐसे एरियाज जहाँ भाग 9 लागू नहीं होता, इसके बारे में 243M में दिया गया है, याद रखिएगा। जैसे कहाँ, तो ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र जिसको 244(1) में दिया गया है, आर्टिकल 244(1), या इसको आप 5वीं अनुसूची में इसके बारे में जिक्र किया गया, उन क्षेत्रों के बारे में। फिर ऐसे ही एक और क्षेत्र है जिसको आप कहते हो क्या, जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, ये आर्टिकल 244(2) में दिया हुआ है और ये 6ठी अनुसूची है, ठीक है। ये केवल 4 स्टेट के ही बारे में किया गया है, याद होगा अगर आपको तो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यहां लागू नहीं हो रहा। और कहां लागू नहीं हो रहा?
तो मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, वैसे पर्वतीय क्षेत्र जहां ऑलरेडी जिला परिषद वगैरह काम कर रहा है वैसे में, ठीक है। फिर दार्जिलिंग जिला का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ये बात याद रखिएगा, ऐसे एरियाज में ये लागू नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ लागू नहीं हो रहा है। और याद रखिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ये जो अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं हो रहा है पंचायतों के प्रावधान या भाग 9 के प्रावधान, तो अनुसूचित क्षेत्र में भी इसका विस्तार करने के लिए एक कानून लाया गया जिसको कहते हैं पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। अंग्रेजी में से किया जाता है, बोला जाता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, यानी इन शॉर्ट इसको क्या कहा जाता है, तो पेशा एक्ट। याद रखना है अच्छे तरीके से। क्यों लाया गया भाई, अनुसूचित क्षेत्रों में भी पंचायतों से संबंधित चीज़ों को लाने के लिए। तो आपको बस इतना याद रखना है इसमें, इसके तहत क्या कर दिया गया, तो पंचायतों का प्रावधान जो है, पंचायतों के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये, इसके बारे में याद रखिएगा कि पंचायतों के प्रावधानों को शेड्यूल्ड एरिया तक क्या हुए, एक्सटेंड किया कर दिया गया इस एक्ट के जरिए। दूसरी बात, इस एक्ट के द्वारा जो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा को बहुत ताकतवर स्टेटस दे दिया गया है, ताकतवर बना दिया गया, बहुत ज़्यादा, है ना। और तीसरी बात याद रखिएगा कि कब ये कौन से डेट से इम्प्लीमेंटेड है, तो 24 दिसंबर 1996, 24 दिसंबर 1996 से लागू है। इससे ज़्यादा मत जानिए, इतनी चीज़ें आप प्रीलिम्स के लिहाज से बस याद रखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो याद रखने में आपको असुविधा भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के इन सारी बातों का जिक्र किया गया है 73वें संविधान संशोधन में। आशा करते हैं आप सब चीज़ें समझ गए होंगे।